हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सभी जो है डीएसएसबी असिस्टेंट अकाउंट्स और असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स और सीबीएसई में जो अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट निकली हुई है उसके लिए अपनी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस क्लास में हम सभी जो है कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जानेंगे कि अकाउंटिंग की कुछ बेसिक टर्म्स क्या होती हैं। इससे पहले मैंने आपको एक और वीडियो दिया था जिसमें मैंने आप सभी को बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में कुछ वीडियोज़ बताया था। तो अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लगती हों तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई और रिक्वायरमेंट हो किसी टॉपिक पर तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस वीडियो पर उस टॉपिक पर आपके लिए एक वीडियो प्रिपेयर जरूर कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चैप्टर नंबर 2 हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म का है, जिसमें हम बेसिकली अकाउंटिंग की जितने भी टर्म्स हैं या जो अकाउंटिंग में टर्म्स यूज़ होती हैं उन अकाउंटिंग टर्म्स को पढ़ने वाले हैं। तो अकाउंटिंग टर्म्स को समझने से पहले हमको बिजनेस ट्रांजैक्शंस के बारे में समझना पड़ेगा। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है डिफाइन बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड राइट कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताइए। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो यानी फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स क्या होते हैं जो कि क्या हो, पैसे से रिलेटेड हों। लेकिन बिजनेस ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जो पैसे से रिलेटेड तो हो ही हो, लेकिन वो किसी टू पार्टीज के बीच में क्या हो, कुछ ट्रांजैक्शन की जाए या कुछ इवेंट्स हो किसमें, दो पार्टीज में। आपको मैंने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट तो बताया ही था, लेकिन वहां पर हमारे पास टू पार्टीज इंक्लूड नहीं थी। जब भी दो पार्टीज हो जाएंगी और मनी के टर्म में कोई व्यवहार या ट्रांजैक्शन या इवेंट होगी तो उसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कहेंगे। ठीक है, तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये जो है वो मनी और मनी के वर्थ में जो है वो गुड्स और सर्विसेज होनी चाहिए, मतलब मनी के रूप में होनी चाहिए। और जो भी गुड्स और सर्विसेज यहाँ पर सेल या परचेज की जा रही है, कोई भी इवेंट हो रहा है, वो होना चाहिए मनी की वैल्यू में। ठीक है, इट अराइजेज आउट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अभी मैंने बताया गुड्स और ट्रांसफर, सेल्स और परचेज, मतलब ट्रांसफर ऑफ गुड्स ऑफ सर्विस की वजह से क्या होती है, बिजनेस ट्रांजैक्शन अराइज होती है, तभी वो बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है वो कहलाएगी। थर्ड पॉइंट इसमें आता है इट ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि ये फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज को भी हमें जो है वो बताता है। जैसे एसेट्स और लायबिलिटी में क्या चेंज आया है। ये एसेट्स वर्ड और ये लायबिलिटी वर्ड अभी हम इसमें इस चैप्टर में बिल्कुल डिटेल में आपको मैं समझाऊंगा, तो आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ पर एसेट्स का मतलब आप समझ सकते हैं कोई भी संपत्ति, जैसे हमारी बिल्डिंग, फर्नीचर, एक्सेट्रा। लायबिलिटी मतलब उधार, जैसे कि लोन वगैरह। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास फोर्थ पॉइंट आता है इट हैज़ अ इफेक्ट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन के इफेक्ट, अकाउंटिंग इक्वेशन को इफेक्टेड कर देता है बिजनेस ट्रांजैक्शंस कोई भी जो होती हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन आने वाले चैप्टर में हम समझेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिकली हमको ये बताता है हमारी जो एसेट्स हैं वो हमारी बिजनेस में लायबिलिटीज़ जितनी भी हैं उन लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, बस। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन का एक बेसिक सा फॉर्मूला है जो हम अपने 5th चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है 5th पॉइंट इट हैज़ द डुअल एसेट साइड, यानी कि बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है डुअल एसेट साइड होती है, एक रिसीव साइड होती है और एक गिविंग साइड यानी क्रेडिट या डेबिट साइड, दोनों बेनिफिट इसमें दिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम जो है अब जानते हैं कि अगर अकाउंट्स क्या है, मतलब कि जो अभी हमने अकाउंट्स पढ़ा था वो अकाउंट क्या है। अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग नहीं है ये, तो पिछली वीडियो से कंपेयर मत करने की कोशिश करना। अकाउंट का मतलब होता है एक समराइज फॉर्म में किसी भी डाटा को क्या करना, समझाना एक प्लेस पे एक पार्टिकुलर हेड में। जैसे कि हम समझाते हैं कि हमारे पास जो है वो परचेज हुई है, तो सारी की सारी परचेज का एक मेन हेड हो गया परचेज, और उसके अंदर मैं जो है वो क्रेडिट परचेज और कैश परचेज दोनों परचेजेस को क्या करूंगा, शो कर सकता हूं। तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो परचेज एक पार्टिकुलर हेड बन जाएगा किसी भी डाटा यानी परचेज से रिलेटेड सारे के सारे डाटा को दिखाने के लिए। तो अकाउंट इज द समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू द पार्टिकुलर हेड एट वन प्लेस। इट रिकॉर्ड्स नॉट ओनली द अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन बट आल्सो देयर इफेक्ट ऑफ द डायरेक्शन। इसके इफेक्ट भी हैं और अमाउंट ऑफ द डायरेक्शन भी इसको रिकॉर्ड करना नहीं करता, बल्कि ये जो है वो हमारे इफेक्ट को भी बताता है कि इसके क्या इफेक्ट होने वाले हैं। तो अब इसके बाद हमारी सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आती है कैपिटल। कैपिटल का मीन्स होता है कि हम जो भी पैसा या जो भी अमाउंट क्या करते हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, वो हमारा क्या होता है, कैपिटल होता है। मतलब कि अगर मैंने बिजनेस में जो है 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो ये 1 लाख रुपए मेरे लिए क्या कहलाएगी, कैपिटल कहलाएगी। 1 लाख रुपए मेरी क्या है,
कैपिटल है। तो क्या बोला हुआ है यहाँ पर देखिए डेफिनेशन में, कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर और अ पार्टनर। प्रोप्राइटर कौन होता है? जो मालिक होता है बिजनेस का। पार्टनर कौन हो सकता है? जो उस मालिक के साथ और भी पार्टनर्स आए हैं वो, उनके द्वारा जो बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करी जाती है या जो अमाउंट इन्वेस्ट करा जाता है वही कैपिटल कहलाती है। और कैपिटल का बेसिकली एक फॉर्मूला दिया हुआ है, कैपिटल इज इक्वल टू, यहाँ पर आई होगा यू नहीं होगा, ठीक है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। यानी कि हम जो है अभी हमने जाना था एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, तो उसका ही यहाँ पर इधर उधर इक्वेशन को करके कैपिटल का फॉर्मूला निकाला गया है। ठीक है, इसके बाद अब हमारे पास आती है नेक्स्ट टर्म की ड्रॉइंग क्या है। ड्रॉइंग बेसिकली एक ऐसी चीज है या एक ऐसा अमाउंट है जो कि प्रोप्राइटर या जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस से कुछ अमाउंट विड्रॉ करता है, निकाल लेता है, किसके लिए? अपने पर्सनल यूजेस के लिए। जो भी उसने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करी है, मान लो सपोज दैट उसने जो है वो 1 लाख रुपए की कैपिटल इन्वेस्ट करी है बिजनेस में, और इसमें से वो जो है वो 10,000 रुपए जो है 1 महीने बाद निकाल लेता है, विड्रॉ कर लेता है, बिजनेस के यूज से नहीं, अपने पर्सनल यूज के लिए। तो जो पर्सनल यूज के लिए वो विड्रॉ कर रहा है, इसी को हम क्या कहेंगे? ड्रॉइंग कहेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको हम क्या कहेंगे? ड्रॉइंग। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज द अमाउंट विड्रॉ और गुड्स टेकन। अब देखिए, अमाउंट भी हो सकता है वो और गुड्स भी हो सकते हैं, मतलब कि सर्विसेज, कोई गुड्स भी हो सकता है, कोई सर्विस, कैश भी हो सकता है और गुड्स माल भी हो सकता है हमारे बिजनेस का। टेकन बाय द प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर जिसे टेक कर लेता है फॉर हिज पर्सनल यूज, अपने पर्सनल यूज के लिए। गुड्स सो टेकन बाय द प्रोप्राइटर आर वैल्यूड एट द परचेज्ड कॉस्ट, और जो वो भी टेकन कर रहा है वो किस पे करेगा? परचेजिंग कॉस्ट पर टेकन करेगा गुड्स को, और कैश तो हमारा कैश के रूप में ही होगा। कॉस्ट का मतलब यहाँ पर क्या है? मान लो वो 10,000 रुपए की माल ले जाता है, तो 10,000 रुपए में हमने जो खरीदा था उतने के ले गया, मान लो ये आगे जाकर 12,000 रुपए के बिकने वाले हैं, तो हम ये मान के चलेंगे वो 12,000 रुपए बिजनेस से जो है वो लेकर चला गया। ठीक है, तो ड्राइंग रिड्यूस इन्वेस्टमेंट ऑफ द कैपिटल और इन्वेस्टमेंट और कैपिटल ऑफ द ओनर। ये जो हमारी ड्राइंग है, ड्राइंग से वो चित्रकला वाली नहीं, हमारे पास ड्राइंग अब समझ में आ गया होगा, अकाउंट के लिए ड्राइंग जो है वो एक अलग है। तो ये हमारी कैपिटल को क्या कर देता है? ड्राइंग्स रिड्यूस कर देता है ओनर्स की कैपिटल या ओनर्स की इन्वेस्टमेंट ऑफ अ बिजनेस को। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है जो कि दोबारा से अगेन इंपॉर्टेंट टर्म है, जो कि है लायबिलिटी। ये आपको बहुत ज़्यादा बार देखने को मिलेगी। लायबिलिटी का सिंपल सा मतलब अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो लायबिलिटी का मतलब होता है उधारी। जब भी हम बिजनेस में किसी से कुछ चीज़ उधार पर खरीदते हैं या कुछ किसी से कुछ अमाउंट लोन पर ले लेते हैं, उधार पर ले लेते हैं, तो वो उस बिजनेस की क्या कहलाती है? लायबिलिटी कहलाती है। और वो लायबिलिटी 2 प्रकार की हो सकती है, एक लॉन्ग पीरियड के लिए हो सकती है और एक शॉर्ट पीरियड के लिए। शॉर्ट पीरियड मीन्स 1 साल के अंदर अंदर, और लॉन्ग पीरियड मीन्स 1 साल के बाद जिसे हम पे करना है। मान लो कि हमने एक लायबिलिटी या लोन लिया है बैंक से जिसे हम 1 साल के अंदर अंदर पे कर देंगे, तो वो हमारे लिए करंट लायबिलिटी या शॉर्ट पीरियड लायबिलिटी या बोरोइंग कहलाएंगी। और अगर हम जो है एक ऐसी लायबिलिटी लेते हैं जिसे हम जो है वो क्या करेंगे? 5 साल में या 10 साल में या 1 साल के बाद, यानी 2 या 3 साल में हम जो है रीपे करेंगे बैंक को, तो वो हमारे लिए नॉन करंट लायबिलिटीज या लॉन्ग पीरियड लायबिलिटी बोरोइंग जो है वो कहलाएगी। तो अब इसकी डेफिनेशन को हम पढ़ लेते हैं। लायबिलिटीज मीन्स द अमाउंट ओवर्ड और पेएबल बाय द बिजनेस। बिजनेस क्या करेगा? उसे पे करेगा। लायबिलिटी टुवर्ड्स द owners or proprietor of the business is termed as the inter liability of the other hand liabilities towards the outsider other than the owners प्रोप्राइटर ऑफ द टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटी। मतलब कि जब हम खुद उस बिजनेस में कुछ पैसा लगा रहे हैं तो वो उस बिजनेस की क्या कहलाई जा रही है? इंटरनल लायबिलिटी कहलाई जा रही है। क्यों कहलाई जा रही है? क्योंकि बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, आगे हम इसको पढ़ेंगे। बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जो कि इस बात को मान के चलता है कि कोई भी जो व्यक्ति मेरे पास बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब मुझ में इन्वेस्ट कर रहा है, मान लो मैं एक बिजनेस हूं, तो मेरे पास जो पैसे इन्वेस्ट कर रहा है उसका मुझे कभी ना कभी उसको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न देना ही देना पड़ेगा। इसलिए बिजनेस उस इन्वेस्टेड अमाउंट को अपने लिए लायबिलिटी मानकर चलता है, और वो लायबिलिटी बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी कहलाती है। और एक्सटर्नल लायबिलिटी बिजनेस की वो लायबिलिटीज होती हैं जो बाहर से लिए गए लोन वगैरह जो है हमारे पास होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारे पास आती है नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी।
करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटी होती हैं जिन्हें 1 साल के अंदर हमें पे करना होता है, अभी मैंने बताया था। करंट लायबिलिटी इज दैट द लायबिलिटी विच इज पेबल इन द विद इन ईयर। एग्जाम्पल फॉर द करंट लायबिलिटी इज अ क्रेडिटर, बिल पेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स। अभी आप बिल पेबल का मतलब सिंपल सा ये समझ लें, एक ऐसा बिल है जिसे हमें जो है वो क्या करना है, पे करना है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, बिल्स पेबल कहलाएगा। शॉर्ट टर्म लोन अभी मैंने आपको बताया था, छोटे समय के लिए लिया गया लोन। और क्रेडिटर वो व्यक्ति होता है जिसे हमें जो है अमाउंट पे करना होता है। तो इन टर्म्स को मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको अच्छे से समझाऊंगा, आगे हम चलेंगे तो मैं तो आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आती है नॉन करंट लायबिलिटीज। तो नॉन करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जिसे हमें आफ्टर पे करना होता है पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा। जैसे कि हम किसे कह सकते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स या डिवेंचर्स। डिवेंचर्स अपने आप में भी एक बहुत बड़ी टर्म है जिसे आप 12th में जाकर एक पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे इसके ऊपर, तो मैं ये भी आपको जो है डिटेल में बताऊंगा। वैसे भी अगर मैं आपको बताना चाहूं तो सिंपली मैं बता सकता हूं कि अगर हमको बैंक से लोन लेना है तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है। लेकिन जब हम डिवेंचर इशू करते हैं तो डिवेंचर एक तरीके का एक पेपर होता है, डॉक्यूमेंट होता है, जिस पर यह लिखा होता है कि ये पेपर 10 रुपए का है। अगर ये पेपर कोई भी खरीदेगा तो उसको कंपनी को 10 रुपए देने ही देने पड़ेंगे। अब तुम सोच रहे होगे ये कोई भी व्यक्ति इस पेपर को खरीदेगा क्यों और उसे 10 रुपए देने पड़ेंगे, तो खरीदेगा क्यों? क्योंकि इस पेपर पर या ये जो डिवेंचर होता है इस पर इंटरेस्ट का कुछ अमाउंट होता है। मान लेते हैं इस वाले पे हमारे पास 10% इंटरेस्ट मिलने वाला है, मतलब अगर कोई इस 10 रुपए का डिवेंचर को खरीदेगा तो उसको 10% का इंटरेस्ट मिलेगा, यानी 10 रुपए उसने इन्वेस्ट करे, उस पर 10% मतलब 1 रुपए का उसे जो है हर साल इंटरेस्ट मिलता रहेगा। इसलिए व्यक्ति जो है वो डिवेंचर खरीदते हैं और इससे कंपनी के पास जो है वो पैसा आ जाता है, और ये पैसा ऐसा पैसा होता है जो कंपनी को बाद में उस व्यक्ति को लौटाना पड़ता है। इसलिए इसको लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में लिया गया है या नॉन करंट लायबिलिटीज में इंक्लूड किया जाता है। इसके बाद हम समझते हैं एसेट्स क्या है। एसेट्स भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ी टर्म है, क्योंकि अभी हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन देखा था, अकाउंटिंग क्वेश्चन में इन सब का काम आता है। तो एसेट्स का सिंपल सा मतलब आप समझ सकते हैं, ये एक तरीके की क्या होती है, हमारे पास संपत्ति होती है जिसका बिजनेस के पास कुछ मॉनेटरी वैल्यू होती है और लीगल राइट्स होते हैं कि हाँ ये मेरी चीज है। जैसे कि एसेट्स इज अ प्रॉपर्टी, एसेट्स क्या है, एक प्रॉपर्टी है और एक लीगल राइट है, उस चीज पर कानूनी हक है हमारा, बाय अ बिजनेस ऑफ विच मनी कैन बी अटैच्ड, और उसके साथ कुछ मनी की वैल्यू जो है वो क्या होती है, अटैच्ड होती है। जैसे मैं कह सकता हूं ये बिल्डिंग 10 करोड़ रुपए की है, तो ये बिल्डिंग क्या है, मेरी है, तो इस बिल्डिंग को मैं अपनी कह सकता हूं और इसके पास मेरे लीगल राइट्स भी हैं। तो इस बिजनेस के पास इस बिल्डिंग के लीगल राइट्स भी हैं, जिसे वो ये कह सकता है कि ये बिल्डिंग उसकी है, ठीक है। तो हम एक तरीके से सिंपल कह सकते हैं हमारी क्या है, संपत्ति है। अब अगर मैं आपको बताना चाहूं तो यहां पर एसेट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक करंट एसेट्स और एक नॉन करंट एसेट्स में। करंट एसेट्स सिंपल सी वही एसेट्स होती है जो कि 1 साल के अंदर अंदर हमें जो है वो पैसा यानी कैश जो है वो देने वाली है। मतलब कि मेरे पास जो है वो स्टॉक रखा हुआ है, मान लो मैं जो है वो पेन बनाने का बिजनेस करता हूं और मेरे पास 10,000 पेन जो है वो स्टॉक में पड़े हुए हैं, तो इन 10,000 पेन को बेचकर मेरे पास क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ये एक स्टॉक है और ये स्टॉक एक ऐसी एसेट्स है जो कि करंट एसेट्स है, जो कि कन्वर्ट हो जाएगी विद इन द 1 ईयर इनटू अ कैश। मतलब कैश में 1 साल के अंदर अंदर ये जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी, तो हमारे पास ये करंट एसेट्स कहलाएगी। लेकिन अगर ये एसेट्स 1 साल के बाद जो है वो नहीं होती है कैश में कन्वर्ट, तो हमारे पास वो कहलाएगी नॉन करंट एसेट्स। जैसे हम सबके पास अपना अपना घर है, वो घर हमारी कुछ ना कुछ वैल्यू रखता है, मान लेते हैं उसकी वैल्यू हमारे पास 10 लाख की है, तो ये 10 लाख का घर जो है वो आपकी एक एसेट्स है। इस एसेट्स को आप जो है वो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम जो है वो अपने घर को तुरंत नहीं बेचना चाहेंगे। अगर आज हमने खरीदा है तो, या बिल्डिंग मान के चल लो बिजनेस की, तो बिजनेस अपनी बिल्डिंग नहीं बेचेगा, अगर बेच देगा तो वो वहां पर जो है बिजनेस कैसे करेगा। इसलिए ये एक ऐसी एसेट्स है जो 1 साल के अंदर जो है कैश में कन्वर्ट नहीं होने वाली, इसलिए इसको नॉन करंट एसेट्स जो है वो कहा जाएगा, ठीक है। तो नॉन करंट एसेट्स बेसिकली
हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर हेल्ड बाय द बिजनेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड के लिए रखे जाते हैं, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दे आर नॉट हेल्ड इन द पर्पस ऑफ रीसेल, इसको बेचने के पर्पस से नहीं रखा जाता, जैसे अभी मैंने अपने घर या बिल्डिंग का उदाहरण दिया। आइदर एज अ इन्वेस्टमेंट और द फैकल्टेट बिजनेस ऑपरेशन, वो किसके काम आते हैं, हमारे एक तरीके से इन्वेस्टमेंट होती है जो कि हमें पैसा कमा कर देगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं और कहूं तो मशीन कह सकते हैं हम, हमारे पास बिजनेस में जो प्लांट रखा हुआ है ये सब हमें जो है, या हमारी जो मशीन्स फैक्ट्री वगैरह है ये हमें जो है वो आगे जाकर इनकम कमा कर देने वाली हैं, इसलिए ये बिजनेस के ऑपरेशन के लिए भी जरूरी है, इसलिए हम इन एसेट्स को जो है वो नॉन करंट एसेट्स कहेंगे। ठीक है, अब इन नॉन करंट एसेट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एक टेंजिबल एसेट्स और एक इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिन्हें हम जो है छू सकते हैं और देख सकते हैं, लेकिन इनटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिन्हें हम देख भी नहीं सकते ना ही छू सकते हैं, क्योंकि उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, उन्हें बस क्या किया जा सकता है, फील किया जा सकता है। जैसे कि अगर मैं कहूं टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस दैट कैन बी सीन एंड टच, उन्हें छू सकते हैं और देख भी सकते हैं। एग्जांपल के लिए टेंजिबल एसेट्स लैंड एंड बिल्डिंग हो जाएगा, मशीनरी, कंप्यूटर, गुड्स एक्सेट्रा, ये सब हमको दिखते हैं तो ये हमारी क्या है, टेंजिबल एसेट्स हैं। इनटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो कि हमको जो है नहीं दिखाई देती। यहाँ पर एग्जाम्पल इनटेंजिबल एसेट्स में गलत छप गए हैं तो मैं यहाँ पर आपको ठीक कर देता हूं। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर नॉट फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड दे कैन नॉट बी सीन एंड टच। ठीक है, तो यहां पर इनके एग्जांपल्स गलत हैं, तो इनके जगह पर आप लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में या कहीं भी, गुडविल है। गुडविल एक ऐसी एसेट्स है जो कि आपको नहीं दिखती। गुडविल क्या होती है, इसका एग्जांपल मैं आपको देकर समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप कुछ सामान खरीदते हैं, मान लो सैमसंग का आप एक फ़ोन खरीदते हैं, तो सैमसंग का फ़ोन आपको जो है वो पूरा उस पर ट्रस्ट है, उसकी वैल्यू है, एक मार्केट में उसकी वैल्यू बनी हुई है, उस वैल्यू की वजह से आप जो है अगर फ़ोन खरीदना चाहेंगे तो उसका ही खरीदेंगे। या फिर एक और एग्जांपल सिंपल सा लेते हैं डिटॉल साबुन का। अगर आप डिटॉल साबुन लेने के लिए जाते हैं तो दुकान में उस डिटॉल साबुन को जो है टेस्ट करके नहीं देखते कि ये साबुन सही है या गलत है, आप उसको बस क्या करते हैं, पैक देखते हैं और उसको उठाकर ले आते हैं। क्यों लेकर आ जाते हैं, क्योंकि आपके पास पता है आपको कि इसका जो भी साबुन यहाँ पर जो प्रोडक्ट निकलने वाला है वो प्रोडक्ट वही निकलेगा जो प्रोडक्ट लोगों ने मुझे बताया था, और जो इसका यूजफुल है, जो यूज है उसका, वही इसका यूज होने वाला है। यानी कि सिंपल सा मतलब ये है कि हम इसकी वैल्यू के वजह से इस सामान को, इस डिटॉल के साबुन को जो है वो खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं, क्योंकि इसकी मार्केट में जो है वैल्यू मतलब कि गुडविल बनी हुई है, लोगों का इस वस्तु के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, इसलिए लोग इसे जो है वो आसानी से खरीद सकते हैं। तो अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में कहना चाहूं तो मैं कह सकता हूं ये जो ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट ही क्या कहलाती है, गुडविल कहलाती है। अब इसके बाद हमारे पास अनदर एक और इंटेंजिबल एसेट्स आती है जिसे हम ट्रेडमार्क कहते हैं। ट्रेडमार्क का मतलब होता है कि तुमने देखा होगा किसी भी कंपनी का या किसी भी कंपनी का कुछ लोगो होता है, जैसे डिटॉल का लोगो कुछ इस टाइप का होता है, सैमसंग अपना सैमसंग लिखा हुआ कुछ लोगो बनाती है, एलजी का आपने देखा होगा एक गोला होता है उसमें एल और जी लिखा होता है, लाइफ्स गुड। ठीक है, तो ऐसे कुछ लोगो होते हैं, इन लोगों को भी हम क्या कहते हैं, ट्रेडमार्क कहते हैं। अब इनकी जो वैल्यू है उसको आप नहीं देख सकते, क्यों, क्योंकि इस ट्रेडमार्क को देखकर ही लोग जो हैं वो आपके सामान को खरीद कर ले जाते हैं और विश्वास करते हैं हाँ ये इस कंपनी का माल है, इसको खरीदने में कोई भी खतरा जो है वो नहीं होने वाला। इसका मतलब क्या है कि ये ट्रेडमार्क तो दिख रहा है, लेकिन इस ट्रेडमार्क की वजह से जो आपकी सेल हो रही है या जो आपको फायदा हो रहा है वो आपको जो है वो नहीं दिख रहा है, इसलिए ये जो है वो एक इंटेंजिबल एसेट्स हैं। और भी एग्जांपल अगर मैं लेना चाहूं तो यहां पर मैं कह सकता हूं कॉपीराइट, मतलब कि कॉपी नहीं कर सकता कोई भी, उसका मेरे पास राइट है जिसकी वजह से मेरी सेल ज्यादा होती है। मैं कह सकता हूं यहाँ पर पेटेंट है, मेरे पास अधिकार है मतलब उस वस्तु का, तो वो भी मेरे लिए क्या है, एक तरीके की एसेट्स है। अब इसके बाद करंट एसेट्स पढ़ते हैं। अभी मैंने आपको बताया था करंट एसेट्स ऐसी एसेट्स होती हैं जो कैश में शॉर्ट पीरियड में कन्वर्ट हो जाती हैं। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड बाय द बिजनेस विद इन द पर्पस ऑफ द कन्वर्टिंग इन देम इनटू कैश विद इन द शॉर्ट पीरियड, मतलब कि कम से कम 1 साल, शॉर्ट पीरियड मतलब 1 साल के अंदर अंदर जो कैश में कन्वर्ट हो जाने वाली हैं।
फॉर एग्जाम्पल गुड्स आर परचेज विद अ पर्पज ऑफ रीसेल एंड अर्निंग प्रॉफिट, मतलब ऐसे गुड्स जिन्हें हम जो है वो रखते हैं अपने पास किसके लिए, बेसिकली सिंपल सा प्रॉफिट कमाने के लिए या उन्हें दोबारा से बेचने के लिए, जो कि कैश में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं बाद में। जैसे कि हम कह सकते हैं डेटर एक तरीके से वो व्यक्ति होता है जिससे हमें पैसे लेने हैं, इसलिए वो भी हमारा जो है वो एसेट्स है। इसको हम डिटेल में आने वाले चैप्टर आगे पढ़ेंगे इसको, जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएगा, क्योंकि मैं इसको आपको बिल्कुल डिटेल में समझाना चाहता हूँ। रिसीव द अमाउंट फ्रॉम देम एंड बिल रिसीवेबल, मतलब एक ऐसा बिल जिससे हमें जो है अमाउंट रिसीव होने वाला है, ये भी हमारी क्या है, एसेट्स कहलाएगी। क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हमारी एक और एसेट्स बचती है जो कि लास्ट एसेट्स है, वो एसेट्स है फिक्टिटियस एसेट्स। फिक्टिटियस एसेट्स एक तरीके की ऐसी टेंजिबल और टेंजिबल एसेट्स होती है, ना ही इंटेंजिबल एसेट्स, मतलब ये ना ही ये हमारी टेंजिबल एसेट्स होगी और ना ही हमारी इंटेंजिबल एसेट्स होगी। ये एक तरीके का लॉस होता है जो कि कंपनी को बिजनेस स्टार्ट करने से पहले होता है, और इसको रिटर्न ऑफ, मतलब धीरे धीरे ईयर को जो है वो खत्म करना होता है। मतलब कि हमारे पास बिजनेस जब हमने स्टार्ट करा तो हैवी हमारे पास इन्वेस्टमेंट लगी या कुछ एसेट्स क्रिएट हो गई जो कि हमारे पास बेनिफिट नहीं देने वाली, तो ऐसे लॉसेस हमारे पास क्या कहलाते हैं, फिक्टिटियस एसेट्स कहलाते हैं। Fictitious assets are those assets which are neither tangible or nor intangible. They are losses written off not in the year which they are incurred but more than one accounting year. मतलब ऐसे losses मैंने अपनी बैलेंस शीट में जो है वो शो कर रखे हैं। अब ये बैलेंस शीट अकाउंट्स होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लॉस का मतलब आपको पता ही होगा। तो ऐसे लॉसेस जब मैं अपनी बैलेंस शीट अपने अकाउंट्स में अपने बिजनेस में जमा करके रखता हूँ और जिन्हें एक साल से ज़्यादा मैं जो है 1 ईयर से भी ज़्यादा अपने पास हेल्ड करके रख लेता हूँ लॉसेस को, तो ऐसे लॉसेस हमारे पास फिक्टिटियस एसेट्स बन जाते हैं। ठीक है, तो रिसीप्ट्स क्या होती हैं? रिसीप्ट्स का सिंपल सा मतलब है कि हमको कोई भी अमाउंट जो है वो रिसीव होने वाला है या फिर रिसीवेबल होने वाला है, मतलब मिले गया है या मिलेगा आने वाले वक्त में। फॉर सेलिंग एसेट्स, किसी चीज को बेचा हमने, गुड्स को बेचा, सर्विस को बेचा, या रिसीव्ड्स ऑफ द कैटेगरीज इनटू 2 कैटेगरीज में इसको क्या करा गया है, डिवाइड करा गया है। मतलब हमको रिसीव्ड्स जो हैं वो किसी अमाउंट को, किसी चीज को बेचने पर, गुड्स या सर्विस को देने पर मिल सकता है, या हम एसेट को बेच देते हैं तो वहां से मिल जाता है। एसेट्स बेसिकली 2 टाइप और रिसिप्ट्स बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स। कैपिटल और रेवेन्यू रिसिप्ट्स में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, वो मैं आपको बता देता हूं। नॉन रैकरिंग, ये वर्ड अगर किसी की इंग्लिश अच्छी होगी तो वो जान सकता है। नॉन रैकरिंग और रैकरिंग क्या मतलब है इसका? रैकरिंग का मतलब होता है, रैकरिंग्स का, कि जो चीज हमको बार बार दोहराई जाने वाली है वो रैकरिंग होता है, और नॉन रैकरिंग चीज वो होती है जो बार बार नहीं दोहराई जाने वाली। तो यहां पर बेसिकली ये जो 2 हमारे पास दे रखी हैं, रेवेन्यू या रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स, ये 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है बार बार मिलने वाली और एक होती है बार बार ना मिलने वाली। जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं, मतलब रेवेन्यू नेचर की, वो हमको बार बार मिलती हैं। इट द अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल अगेन सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग द सर्विसेज। मतलब जब मैं कोई सर्विस दूंगा, मान लो मैं टीचर हूं, मैं तुम लोगों को सर्विस दूंगा, उसके लिए कुछ अपनी फीस चार्ज करूंगा, तो वो मुझे बार बार मिलेगी सर्विस देने पर। गुड्स सेल करूंगा आपको, तो उस गुड्स को सेल करने पर बार बार मुझे कुछ अमाउंट रिसीव होगा, तो वो मेरी रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहलाएगी। और कैपिटल रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स होती हैं जो कि हमें सिर्फ एक बार मिलती हैं, रेवेन्यू नेचर की नहीं होती। इट इज द अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल अगेंस्ट ट्रांजैक्शन विच नॉट रेवेन्यू इन नेचर, फॉर एग्जांपल अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल फॉर सेल ऑफ बिल्डिंग, मशीनरी, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर या लोन को हमने जब पे कर दिया, लोन हमें मिल गया। लोन हमें एक बार मिलेगा, बार बार तो नहीं मिलेगा, एक बार ही तो उस पर्सन से लोन लेंगे हम उस लोन को। ठीक है, मशीन जो है हमारे पास, उसको हम एक ही बार बेचेंगे, बार बार तो हम बेचेंगे नहीं। मतलब कि जो मशीन है उसको अगर हम बेच देंगे तो वो खत्म हो जाएगी, मशीन तो चली गई, अब उसको दोबारा तो बेच नहीं सकते। मतलब कि ऐसी रेवेन्यू, ऐसी सेल करने पर कुछ रेवेन्यू मिलना जिसे हम बार बार नहीं कर सकते। जैसे बिल्डिंग चला गया तो उस बिल्डिंग से हम दोबारा बेचकर पैसे नहीं कमा सकते, वो तो चली गई। फर्नीचर को बेचकर कुछ पैसा आया हमारे पास
से रिसीप्ट आई तो वो भी बार बार नहीं आ सकती, क्योंकि फर्नीचर तो चला गया, उसी फर्नीचर को दोबारा कैसे बेच सकता हूं मैंने किसी से लोन लिया, तो लोन लेने के बाद जो मेरे पास रिसीप्ट आई वो भी कैपिटल रिसीप्ट है या नॉन रेकरिंग रिसीप्ट है, क्योंकि उस लोन को मैं दोबारा किसी और से दोबारा नहीं ले सकता, इसलिए ये हमारी कैपिटल रिसीप्ट हो जाएगी। इसके बाद हमारे कुछ एक्सपेंडिचर्स आते हैं। एक्सपेंडिचर्स का मतलब होता है खर्चे, जिन पर हम किसी भी चीज पर किया गया अमाउंट स्पेंड और लायबिलिटी इनकर्ड फ्रॉम द एक्वायरिंग एसेट्स और गुड्स और सर्विसेज। मतलब एक्वायर का मतलब होता है कि हमने किसी चीज को खरीदा, एसेट्स को, गुड्स को या सर्विस को, तो वहां पर कुछ हमें अमाउंट स्पेंड करना पड़ा, खर्च करना पड़ा, और कुछ हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो गई, वही हमारा क्या है, एक्सपेंडिचर है। ये भी दो तरीके के नेचर का होता है, रैकरिंग और नॉन रैकरिंग। तो रैकरिंग नेचर वो नेचर होता है जो कि बार बार दोहराया जाने वाला है, जिसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, और नॉन रैकरिंग जो एक बार दोहराया जाने वाला है उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। ऐसे खर्चे जिन्हें हम एक बार करने पर करते हैं या फिर एक बार ही पे करते हैं, वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। इट इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू एक्वायर एसेट्स और इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग एसेट्स विच विल इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए मशीन, फर्नीचर, प्लांट, बिल्डिंग वगैरह एक्सेट्रा खरीद सकते हैं, तो उससे हमें जो है, जो भी हम उस पर जो अमाउंट स्पेंड करेंगे वो अमाउंट हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। Revenue expenditure. Revenue expenditure is the expenditure incurred the benefit of the consume or existed within the accounting period. मतलब कि कंजम्पशन के लिए बार बार कंजम्पशन करेंगे तो बार बार खर्चा करेंगे, तो ऐसा हमारा क्या कहलाएगा, खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। एक डायरेक्ट रिलेशनशिप विद रेवेन्यू और अकाउंटिंग पीरियड, मतलब रेवेन्यू और अकाउंटिंग से इसका पीरियड से इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होगा, और रेवेन्यू मतलब कि जितना हमने इनकम कमाया और जितना हमने खर्चा किया उससे इसका रिलेशन होता है। इसके बाद आता है हमारे पास डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे एक्सपेंडिचर हैं ये जो कि रिटर्न ऑफ किए जाते हैं, मतलब चार्ज किए जाते हैं, 1 साल से ज्यादा ईयर के लिए हम अपने पास रखे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने जो है एक एडवर्टाइजमेंट करवाया, अमिताभ बच्चन से करवाया, उसको मैंने 5 करोड़ रुपए दिए, और वो 5 करोड़ रुपए मैं अगर अपनी बैलेंस शीट में एक साथ शो कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, उस साल मुझे बहुत ही हैवी लॉस हो जाएगा। अगर मेरे लिए छोटी बिजनेस है, अगर मुझे 2-3 लाख 10 लाख का अगर प्रॉफिट होता है हर साल, तो अगर 5 करोड़ का एक्सपेंस दिखा दूंगा मैं तो कितना लॉस हो जाएगा मुझे। तो उस लॉस को इकट्ठा नहीं दिखाया जा सकता, उस एक्सपेंडिचर को, उस एक्सपेंडिचर को हम टुकड़ों में दिखाते हैं। बाय चांस मान के चल लो कि हमने जो है 5 इंस्टॉलमेंट 5 ईयर्स तक दिखाना है, तो 1-1 करोड़ हर साल दिखाना पड़ेगा। तो इस साल 1 करोड़ में दिखाऊंगा, और बाकी तो कितना, 4 करोड़ तो आगे डेफर्ड कर दूंगा। डेफर्ड मतलब आगे ट्रांसफर कर दूंगा, कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा। तो यही कैरी फॉरवर्ड एक्सपेंडिचर मेरा क्या कहलाता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। Deferred revenue expenditure is the revenue expenditure in nature but in return of as a charge more than one accounting पीरियड रखा जाता है। मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा रखना, मतलब कि मैंने अभी कहा ना 5 करोड़ को 5 सालों में रिटर्न ऑफ, 1 साल से ज्यादा रिटर्न ऑफ कर रहा हूं मैं। फॉर एग्जांपल लार्ज एडवर्टाइजमेंट दैट विल बी द बेनिफिट मोर द अकाउंटिंग पीरियड और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब जो हमारे पास लार्ज एडवर्टाइजमेंट, जो भी मैंने एग्जाम्पल दिया, उस एडवर्टाइजमेंट को मैं बहुत साल तक क्या रखूंगा, अपने पास रखूंगा, इसलिए वो हमारे पास उसका जो खर्चा है, इसलिए वो हमारे लिए डेफर्ड एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ठीक है। अब बेसिकली सिंपल एक्सपेंस क्या होते हैं? सिंपल एक्सपेंस मतलब छोटे मोटे खर्चे, ठीक है। एक्सपेंस मतलब खर्चा है ये, ठीक है। तो एक्सपेंस इज द कॉस्ट इनकर्ड द जनरेटिंग रेवेन्यू। रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो भी खर्चा किया जाता है वो क्या है, एक्सपेंस है। मतलब कि मुझे पैसे कमाने हैं, तो पैसे कमाने के लिए मुझे पेंसिल बनानी है, तो पेंसिल बनाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा। पेंसिल के लिए रॉ मटेरियल लेके आना पड़ेगा, तो रॉ मटेरियल पे जितना भी मैं खर्चा करता हूं वो मेरा एक्सपेंस कहलाता है। इट इज द वैल्यू विच हैज एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड में ही 1 साल में ही होती है और एक्सपायर्ड हो जाता है इसका खर्चा। ये खर्चा जो है 1 साल से ज्यादा तक नहीं रहता, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर कैश पेमेंट सच एज सैलरी, वेजेस, रेंट, एक्सेट्रा। लेकिन डेप्रिसिएशन नहीं होगा यहाँ पर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश है। डेप्रिसिएशन मैं आपको बता देता हूँ वैसे बेसिकली क्या होता है। डेप्रिसिएशन का मतलब है कि हमने मान लो एक मशीन खरीदी और वो मशीन जो है वो 10 लाख रुपए की आई, और वो 10 लाख रुपए की मशीन मैंने यूज करा, तो यूज करने पर उस मशीन की वैल्यू कम हो गई, और जो वैल्यू कम हुई है या जो मैंने उसमें घिसावट हुई है
उस घिसावट को ही डेप्रिसिएशन कहेंगे। तो वो कैश में हम पेमेंट नहीं करते, वो डायरेक्ट मशीन से कम हो जाती है। 10 लाख की मशीन अगले साल 9 लाख की बची, मतलब क्या क्या कुछ कैश देना पड़ा, कुछ खर्चा हुआ नहीं हुआ, इसलिए हम इसको नॉन कैश एक्सपेंस कहते हैं। ठीक है, और ये हमारे सारे के सारे कैश एक्सपेंस होते हैं, सैलरी, वेजेस, रेंट वगैरह। एन अमाउंट रिटर्न ऑफ आउट ऑफ द करंट एसेट्स सेज एज बैड डेब्ट, मतलब कि बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है? बैड डेब्ट्स मतलब ऐसे डेट्स का मतलब होता है देनदार मेरे, तो ऐसे देनदार जो बैड हैं, बुरे देनदार, जो मुझे पैसा नहीं देने वाले, वो भी मेरे लिए क्या है? एक तरीके का खर्चा है। क्योंकि अगर मेरी एसेट थी 10,000 रुपए की, मतलब मुझे किसी से 10,000 रुपए लेना था, उसमें से 1,000 रुपए मुझे बैड हो गया, मतलब नहीं मिलने वाला, तो मुझे अब 9,000 मिलेगा, तो मैंने ये क्या किया? रिटर्न ऑफ किया कि नहीं किया? तो रिटर्न ऑफ करना भी हमारे लिए क्या है? एक एक्सपेंस है। ठीक है, डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स, एसेट्स की वैल्यू कम होना भी एक क्या है? खर्चा है, लॉस है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब कि जो मुझे माल बेचना पड़ा है, मतलब जो मैं माल बेच रहा हूं, उस माल को बेचने में कितनी लागत आती है, वो मेरी क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। वो भी हमारा क्या है? एक तरीके का खर्चा है। अब बेसिकली दो तरीके के और एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे पास। एक होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड सिम नाम सुना होगा आपने, पोस्टपेड नाम भी सुना होगा, है ना। प्रीपेड का मतलब क्या होता है? पहले पे करो फिर सर्विस को यूज करो। इसका मतलब क्या है कि यहां पर प्रीपेड एक्सपेंसेस वो खर्चे होते हैं जो कि पेड इन एडवांस कर दिए जाते हैं और बेनिफिट बाद में अवेल होता है इनका ड्यूरिंग द ईयर। पहले इनको पेड कर दिया जाता है, फिर इनके बेनिफिट आप उठा सकते हैं। तो ये हमारे लिए एडवांस पेमेंट है, एडवांस एक्सपेंस है एक तरीके का। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? एक ऐसा एक्सपेंस जो कि ड्यू हो गया लेकिन हमने पे नहीं करा। एग्जाम्पल के तौर पर मुझे हर 10 तारीख को अपने कमरे का रेंट देना पड़ता है और 10 तारीख आ चुकी है, मतलब कि आज ड्यू डेट है 10 तारीख और मैंने अभी तक रेंट नहीं दिया है। तो वो जो मुझे रेंट देना चाहिए था, मान लो बेसिकली मैं 5,000 रुपए रेंट दे रहा हूं, तो 5,000 रुपए का जो रेंट है मेरे पास, वो कैसा हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग रेंट हो जाएगा, क्योंकि उसे मैंने अभी तक पे नहीं किया है। वो मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। क्लियर है? और जो मैं एडवांस प्रीपेड एक्सपेंस पे कर देता हूं, वो मेरे लिए क्या है? एक एसेट्स को क्रिएट करेगा। क्लियर दोस्तों, यहां तक समझ में आया होगा आपको। अब हम समझते हैं इनकम या प्रॉफिट। इनकम या प्रॉफिट क्या होते हैं? ठीक है, तो आपको अगर और वीडियोस देखनी हो तो आपको इस लिंक पर, दिए हुए लिंक पे सारी वीडियोस मिल जाएंगी। वैसे आप देख रहे हैं इस लिंक पे, इस चैनल पे ये वाली वीडियो संजीव कुमार लेक्चर्स पे। ठीक है, तो इनकम और प्रॉफिट क्या होता है? इनकम इज द प्रॉफिट, मतलब कि इनकम वो प्रॉफिट का वो भाग है जो हमने इस साल क्या करा है? अर्न करा है। इन अदर वर्ड, डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू और एक्सपेंस, मतलब खर्चा मैंने करा 10,000 रुपए का किसी चीज को बनाने में, उसे बेच दिया मैंने 12,000 रुपए में, तो 2,000 रुपए की मेरी क्या हो गई? इनकम हो गई। ठीक है, इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, ये रहा इसका फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद इनकम इज आल्सो नाउन एज प्रॉफिट, इसको हम प्रॉफिट भी कहते हैं। प्रॉफिट दो प्रकार के होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जिसमें हम रेवेन्यू में से, मतलब कि सेल्स में से माइनस कर देते हैं जो भी हमने सर्विस ली है या कॉस्ट ली है, और वो कॉस्ट कैसी होती है? डायरेक्ट कॉस्ट होती है, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? वो एक्सपेंसेस जो हम मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त करते हैं, वो डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। ठीक है, और वो डायरेक्ट एक्सपेंस में से अगर हम सेल्स में से डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर देते हैं रेवेन्यू में से, तो हमारे पास जो प्रॉफिट निकल कर आता है वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है। क्लियर दोस्तों? और अगर उसी ग्रॉस प्रॉफिट में से मैं सारा का सारा एक्सपेंस यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट आ जाएगा। इन केस अगर मेरे एक्सपेंस ज्यादा है तो मुझे क्या हो जाएगा? नेट लॉस हो जाएगा। क्लियर है? सिंपल है, समझ में आया होगा। मतलब कि अगर मैं निकालना चाहता हूं एनपी, तो नेट प्रॉफिट तो मैं कैसे निकालूंगा? जीपी में से माइनस कर दूंगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे ही माइनस कर दूंगा मेरे पास एनपी नेट प्रॉफिट आ जाएगा। दो तरीके के एक्सपेंस होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंस वो होते हैं, याद रख लेना, जो मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त फैक्ट्री में लगते हैं, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग के बाद लगते हैं, मतलब पैकिंग करना, एडवर्टाइजमेंट करना, मार्केटिंग करना और बाहर फैलाना, अपने इंप्लॉइज को सैलरी देना, वेजेस नहीं, रेंट देना, ये सब क्या है? वेजेस क्यों नहीं होगा इनडायरेक्ट? क्योंकि वो फैक्ट्री में यूज होने वाले मजदूरों को दिया जाता है, इसलिए वो हमारा फैक्ट्री का खर्चा है। ठीक है, तो ये सब हमारे लिए क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। आगे हम समझते हैं गेन क्या है,
लॉस क्या है, परचेज क्या है। ठीक है, तो गेन का सिंपल सा मतलब होता है किसी भी चीज से हम जो है कुछ भी कमा लेते हैं, मतलब कि एक बार प्रॉफिट के नेचर का है, इरेगुलर है, बार बार नहीं मिलता है, नॉन रिकरेंट है, मतलब रैकरिंग नॉन रैकरिंग है नेचर का। इट द प्रॉफिट अराइज ऑफ द ट्रांजेक्शन विच आर इंसिडेंटली बिजनेस सच एज प्रॉफिट ऑफ द सेल ऑफ फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, मतलब अचानक से होने वाले प्रॉफिट को हम क्या कहते हैं, गेन कहते हैं। और एक ही बार होता है, बार बार गेन नहीं होता। जैसे बेसिकली अगर मैं कहना चाहूं तो फिक्स एसेट्स को अगर मैंने बेच दिया या इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, अपनी संपत्ति को बेचकर जो मेरे पास पैसा आ रहा है वो मेरा क्या है, गेन है। ठीक है, और इसे हम बार बार तो बेच नहीं सकते, इसलिए इसको माना जाता है नॉन रेकरिंग नेचर। व्हाट इज लॉस? लॉस क्या है? लॉस है हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा होना हमारी इनकम के ऊपर। ठीक है, अगर किसी बिजनेस में लॉस ज्यादा हो जाते हैं, किसी बिजनेस में एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाते हैं उसकी इनकम से, तो वहां पर लॉस इनकर्ड जो है वो हो जाता है, सॉरी। ठीक है, डिफाइन द टर्म ऑफ परचेज। परचेज क्या होता है? परचेज एक तरीके की क्या है कि जब हम किसी चीज को, परचेज ऑफ गुड्स, जैसे माल खरीदा हमने, तो किसी चीज को खरीदना ही क्या कहलाता है, परचेज। यहां पर परचेज ऑफ गुड्स क्या है, परचेज है। गुड्स आर आर्टिकल्स परचेज ऑफ द रीसेल ऑफ द प्रोड्यूसिंग फिनिश गुड्स विच आर आल्सो टू बी सोल्ड, मतलब कि ये ऐसे गुड्स होते हैं जिन्हें हम खरीदते हैं रॉ मटेरियल के रूप में और फिर उनको फिनिश गुड्स में तैयार कर कर रीसेल किया जाता है, तो ये हमारे लिए परचेज कहलाती है। और परचेज रिटर्न हमारे लिए वो रिटर्न होती है जो माल खरीदा और उसको फिर वापस कर दिया, वो हमारे लिए क्या है, परचेज रिटर्न है। आप इस पीडीएफ को जो है डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आपको ये पीडीएफ इस नंबर पर व्हाट्सएप करने पर जो है वो मिल जाएगी। आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए और मैं इस नंबर पर आपको ये पीडीएफ जो है वो सेंड कर दूंगा आपके नंबर पर। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आती है सेल, मतलब कि किसी भी गुड्स को यूज करने के लिए किसी भी कंज्यूमर को बेचना ही क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। ठीक है, मतलब मैंने किसी को बेच दिया कुछ सामान, वो मेरे लिए सेल है। वो मैं नगद भी बेच सकता हूं, उधार भी बेच सकता हूं, मतलब कैश में भी हो सकती है सेल, क्रेडिट में भी सेल हो सकती है, दोनों तरीके से वो सेल कहलाएगी। सेल्स रिटर्न क्या होता है? बेचा हुआ माल अगर मेरे पास वापस आ जाए तो उसको मैं सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड कहता हूं। परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड कहता हूं। ठीक है, तो अगर मैंने कुछ माल बेचा और वो माल बेचकर मेरे पास क्या हुआ, वापस रिटर्न आ गया, तो वो मेरे लिए क्या है, सेल्स रिटर्न है। इसके बाद हमारे पास आती है स्टॉक या इन्वेंट्री। स्टॉक या इन्वेंट्री क्या होता है? स्टॉक इज अ टेंजिबल एसेट। स्टॉक एक टेंजिबल एसेट्स है एंटरप्राइजेस की, और वो भी किस लिए हेल्ड किया जाता है, उसको सेल करने के लिए, मतलब उस स्टॉक को बनाया जाता है और फिर उसको बेचने के पर्पज से हम रखते हैं। ठीक है, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक पहले कितना था हमारे पास, क्लोजिंग स्टॉक एंड में कितना बच गया हमारे पास, मतलब कि साल के स्टार्टिंग में मेरे पास किसी माल का बना हुआ यूनिट्स कितनी रखी हुई है। मान लो मेरी फैक्ट्री में पेंसिल्स मैन्युफैक्चर की जाती हैं, तो पेंसिल की कितनी यूनिट्स मेरे पास पड़ी हुई हैं, वो मेरी क्या, ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। और क्लोजिंग में बेचने खरीदने के बाद मेरे पास कितनी ईयर के एंड में पेंसिल्स बच जाती हैं, उसका स्टॉक, उसका भंडार मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। स्टॉक ऑफ गुड्स, मतलब कि ऐसे स्टॉक जो कि मुझे जो है वो बेचना है या मैन्युफैक्चर करने के लिए मेरे पास आया हुआ है, मतलब कि मैंने पेंसिल के लिए रॉ मटेरियल खरीदा है बहुत सारा, और वो रॉ मटेरियल ही मेरे लिए क्या है, स्टॉक ऑफ गुड्स है। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी कह सकते हैं उसे हम। ठीक है, इसके बाद आता है स्टॉक इन वर्क इन प्रोग्रेस। स्टॉक इन वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या है कि मैंने रॉ मटेरियल को मशीन में मैन्युफैक्चरिंग में डाल दिया है, 2 महीने बाद सारा रॉ मटेरियल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा फिनिश गुड्स में। तो जो 2 महीने के टाइम तक मेरा जो रॉ मटेरियल उस मशीन में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में रहेगा, उसी को हम क्या कह रहे हैं, वर्क इन प्रोग्रेस मटेरियल कह रहे हैं, स्टॉक कह रहे हैं। क्लियर दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम जो है वो ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल और क्रेडिटर, बिल्स पेबल, ये सब मतलब अभी हम समझेंगे। तो इन सब का मतलब मैं आपको डिटेल में समझाने के लिए एक एग्जांपल आपको दे देता हूं, उस एग्जांपल से आप जो हैं वो बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि मान के चल लो एक व्यक्ति है और बी एक दूसरा व्यक्ति है। ए जो है वो परचेज करने के लिए जाता है बी के पास 10,000 रुपए का माल, और एक जो है बी से कहता है मैं आपको नगद जो है वो माल नहीं खरीद रहा हूं, मैं उधार खरीदूंगा आपसे। मतलब इसने क्या करी, इसने सेल करी और इसने क्या करा, परचेज करा गुड्स को। ठीक है, तो
तो यहाँ पर इनके बीच में जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि यहाँ पर आपने उधार में क्रेडिट में सेल करी है, तो आपको जो है मैं आपके ऊपर एक बिल बना देता हूं और उस बिल को हम कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसमें बेसिकली दो प्रकार के बिल होते हैं, एक होता है बिल्स पेबल और एक होता है बिल रिसीवेबल। तो यहाँ पर बिल रिसीवेबल वो व्यक्ति रखेगा जिसे पेमेंट रिसीव करनी है, मतलब बी अपने पास बिल रिसीवेबल रखेगा और ए को दे देगा बिल्स पेबल, क्योंकि उसे पेमेंट जो है वो पे करनी है। क्लियर दोस्तों, यहां तक समझ में आया। तो यहां पर हमको जो व्यक्ति पेमेंट देने वाला है वो हमारा कहलाता है। जैसे यहां पर ये पेमेंट कौन देगा, ए पेमेंट देगा किसको, बी को, तो बी के लिए ए जो है वो क्या हो जाएगा, यहां पर डेटर हो जाएगा। ये कौन हो जाएगा, डेटर, किसके लिए, बी के लिए। ठीक है, अब ए को बी को पेमेंट देनी है, तो ये इसका कौन हो जाएगा, देनदार, मतलब कि लेनदार, मतलब कि क्रेडिटर। ए के लिए बी कौन है, क्रेडिटर, तो बी क्रेडिटर है और ए कौन है, डेटर है। तो क्रेडिटर क्या बनाता है, बिल बनाता है, और ए जो है डेटर होता है, वो पेमेंट करता है उस बिल की। क्लियर दोस्तों। तो यहां पर आपके जो है कोई ट्रेड रिसीवेबल आएंगे और ट्रेड रिसीवेबल में यहां पर डेटर और बिल्स रिसीवेबल दोनों शामिल होते हैं जिनको रिसीव करना है हमें। तो डेटर से भी हमें पैसा लेना होता है और बिल रिसीवेबल से भी हमें पैसा लेना होता है। तो ये दोनों मिलकर प्लस होकर हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल बनकर निकल कर आता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारे पास अब इसकी डेफिनेशन ये दी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। डेटर इज अ पर्सन हुज अमाउंट ऑफ द एंटरप्राइज अगेंस्ट द क्रेडिट सेल ऑफ द गुड्स, फॉर एग्जाम्पल गुड्स ऑफ द सोल्ड टू द पर्सन ऑन क्रेडिट, सो इट इज अ डेटर। सो ये पर्सन क्या कहलाएगा, डेटर कहलाएगा। ट्रेड रिसीवेबल दो बार छप गया है, सॉरी दोस्तों। ठीक है, इसके बाद क्रेडिटर कौन होता है, क्रेडिटर वो पर्सन होता है जिसे हमें पैसे जो है वो देने होते हैं, तो हमारे लिए क्रेडिटर हो जाएगा। क्रेडिट इज अ पर्सन हुज द एंटरप्राइजेज ओन्स अमाउंट, मतलब जिसे हमें पैसे देने हैं। और क्रेडिटर परचेज पे ये हमारे लिए क्या होता है, सर्विस टेकन, जब उधार में मुझसे लेते हैं तो हमारे पास ये क्रिएट होता है। मोन इज अ क्रेडिटर ऑफ अ फर्म हु गुड्स आर परचेज फ्रॉम हिज ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में इसने इससे माल खरीदा है इसलिए इसका क्या है, क्रेडिटर है। और बिल पेबल भी बिल पेबल भी उसी व्यक्ति के पास होता है, या बिल पेबल एक ऐसा बिल है जिसे हमें क्या करना होता है, पेमेंट करनी होती है, तो वो हमारा बिल पेबल कहलाता है। क्लियर। इसके बाद हमारे पास गुड्स आते हैं, तो मैंने गुड्स आपको बता दिया था। गुड्स ऐसे फिजिकल टर्म्स में एक ट्रेड के लिए पर्पज से रखे हुए होते हैं, सेल्स और परचेज के लिए बिजनेस में। कॉस्ट क्या होती है, किसी भी चीज पर बनाने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए उस पर कोई भी जो लागत आती है वो कॉस्ट कहलाती है, मतलब कुछ भी उसे एक्टिविटी करनी है, जो प्रोसेस करना है उसमें जो एक्सपेंस आने वाला है उसे कॉस्ट कहते हैं। वॉल्चर क्या होता है, वॉल्चर एक ऐसा एविडेंस है जिसमें हमारे पास बिजनेस ट्रांजेक्शन लिखी हुई होती है, मतलब कैश मेमो हो सकता है, इनवॉइस बिल हो सकता है, खरीदने बेचने वाला रिसीप्ट्स हो सकती हैं हमारे पास कि हाँ हमने इतने का सामान इस दुकान से खरीदा। क्रेडिट और डेबिट नोट होता है, हमारा पूरा एक चैप्टर है जिसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा। तो ये हमारे एक तरीके से ऐसा एक एविडेंस होता है जो कि ये प्रूफ करता है कि आपने कितने का सेल और कितने का परचेज किया है। डिस्काउंट बेसिकली क्या होता है, किसी भी कंज्यूमर को अलाउ भी डिस्काउंट दिया भी जा सकता है और किसी से डिस्काउंट लिया भी जा सकता है। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट, एक तरीके की कि हमारा जो फिक्स प्राइस है, जो लिस्ट प्राइस है, उसमें थोड़ा अमाउंट रिड्यूस हो जाना सेलिंग या परचेजिंग के वक्त, उसे डिस्काउंट कहेंगे। और बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब है कि जब हम कुछ अकाउंट्स तैयार करते हैं, ट्रांजैक्शंस को अकाउंट में बना देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट कहते हैं। एंट्री करना, उसको जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट में डालते हैं तो उसको एंट्री करना कहते हैं। डेबिट एंड क्रेडिट, ये मैं अपने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वाले चैप्टर में आपको अच्छे से बताऊंगा। मैंने अभी आपको यहाँ पर डेप्रिशिएशन भी बता दिया था। डेप्रिशिएशन क्या होता है, किसी भी एसेट्स की वैल्यू को कम कर देता है। ठीक है, इसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो कॉस्ट आती है इनडायरेक्टली जो कि हम किसी भी चीज़ को बेचने या सर्विसेज को बेचने वक्त हमने खर्च किया है। बैड डेब्ट भी मैंने आपको बताया था अभी। बैड डेब्ट मतलब कि हमारा पैसा डूबने वाला है, जो डेटर्स होते हैं जिनसे पैसा लेना है, मान लो वो पैसा नहीं दे रहा तो वो हमारा बैड डेब्ट कहलाएगा। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि अगर ऐसा पर्सन जो कि क्या करने वाला है, किसी पैसे थे हमारे पास उसके, लेकिन वो बोलता है कि मैं पैसे देने में असमर्थ हूँ, मतलब वो जो है ऐसी पोजीशन में नहीं है कि वो हमको पैसे दे पाए, तो वो हमारा इंसॉल्वेंट पर्सन कहलाएगा। और सॉल्वेंट पर्सन वो पर्सन होता है, ऐसे डेट्स होते हैं एक तरीके के जिनसे हमें पैसे लेने हैं, जो हमारे पैसे को दे पाए, ऐसी पोजीशन में होंगे जो कि
पे कर पाएं, और नॉन इंसॉल्वेंट वो पर्सन होते हैं जो कि ऐसी पोजीशन में नहीं होते। बुक्स वैल्यू, बुक वैल्यू मतलब क्या होती है कि अगर मैं एक चीज़ को 10,000 रुपये में खरीद के लेके आया और बुक में उसे 10,000 रुपये की रिकॉर्ड कर दी, तो उसकी वैल्यू, बुक वैल्यू क्या कहलाएगी मेरे पास, 10,000 रुपये कहलाएगी। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है कि बैलेंस शीट क्या है। बैलेंस शीट एक अपने आप में एक बहुत ही वाइड टर्म है, तो बैलेंस शीट को बताने के लिए मैं जो है वो अपने नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगा। तो बैलेंस शीट आप सिंपल से मतलब समझ सकते हैं, जहां पर हमारी लायबिलिटीज, एसेट्स और कैपिटल को, रिजर्व्स वगैरह इन सबको जहां शो करा जाता है, एक तरीके का वो अकाउंट है, उसे ही हम क्या कहते हैं, बैलेंस शीट कहते हैं, जो कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, हमारी रिस्पेक्ट, हमारी वैल्यू को जो है वो शो करता है किसी भी बिजनेस में। एंटिटी, एंटिटी इज एक तरीके का एक यूनिट है, एक इकोनॉमिक यूनिट है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज करता है, जिससे जो कि कुछ काम करता है, उससे पैसे कमाता है अपने आप को। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज ऑटो, मारुति, टिस्को, ये सब क्या है, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं, जिनसे ये पैसे को अर्न करते हैं। तो ये सब हमारे पास जो है यहाँ पर ये सारी की सारी अकाउंटिंग की टर्म थी। हमने इस चैप्टर को पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है।